नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। आज से हम नीट 2023 के लिए एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास से हम अपने जो गोल है नीट का, उसे पाने के लिए एक नए रास्ते पर चलने वाले हैं। तो देखो बेटा, नीट की परीक्षा में एक बहुत बढ़िया रैंक लाने के लिए और बहुत ज्यादा बढ़िया मार्क्स लाने के लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट बराबर तरीके से पढ़ने होंगे। सबसे प्यारा सब्जेक्ट बायोलॉजी जो सभी बच्चों का होता है, इसलिए आपने बायो एज सब्जेक्ट लिया होगा क्लास 11th में और डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। लेकिन बेटा देखिए, बायोलॉजी जितने बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं उनमें मैक्सिमम बच्चों का बढ़िया होता है। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट बचते हैं जो असल में आपको सच में बढ़िया रैंक लाने में मदद करेंगे। बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स ज्यादातर बच्चे लेकर आ जाते हैं, लेकिन मैं अपने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं बेटा कि जो भी बच्चे टॉप रैंक लेकर आए हैं या जितने भी बच्चों ने बढ़िया मार्क्स हासिल किए हैं, उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतना ही बढ़िया था जितना बायोलॉजी अच्छा था। तो बेटा कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी बराबर ध्यान देना होगा। तो मैं शुभम पालीवाल आप लोगों को फिजिक्स की क्लासेस लूंगा बेटा पूरे नीट के सिलेबस के लिए। आज से जो कि हमारा पहला लेक्चर है, हम आखिरकार फिजिक्स में क्या पढ़ना शुरू करने वाले हैं। देखो बेटा, फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा गणित आना काफी ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है ना कि कुछ बच्चे होंगे सब थोड़ा सा गणित से डर लगता है। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, उतना ही गणित पढ़ेंगे हम जितना हमें वास्तव में फिजिक्स के लिए जरूरत भी है और जो हमें डॉक्टर बनने में मदद करेगा। तो आज की क्लास में बेटा हम मूलभूत गणित या बेसिक मैथ्स पर चर्चा करना शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, एक कोण क्या होता है, त्रिकोणमिति से जुड़े क्या महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं और क्या महत्वपूर्ण सूत्र हमें फिजिक्स में आगे काम आएंगे, तो वह भी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर बेटा। और उसके बाद में इसी ही चैप्टर में हम आगे चलकर, जैसे सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे एक क्लास के अंदर, उसके बाद में हम आगे चलकर बीजगणित पढ़ेंगे। बीजगणित की क्लासेस में हम यह समझेंगे कि जो भी सूत्र, जैसे a + b का होल स्क्वायर था, तो वो सूत्र होता क्या है। इसके अलावा अगर द्विघात समीकरण है तो उसको हल कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा यह सब आपको बेसिक आता होगा, लेकिन फिर भी हम केवल रिवीजन के लिए एक बार पूरा पढ़ लेंगे, जिससे हम आगे चलकर जब फिजिक्स पढ़े तो कोई समस्या नहीं आए। इसके बाद में हम अवकलन सीखेंगे। अवकलन के साथ ही साथ हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना सीखेंगे किसी भी फलन का, और उसके बाद में हम आगे समाकलन सीखेंगे। तो देखो बेटा, ये समाकलन और अवकलन दो ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा बेसिक से आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कक्षा 11वीं का फिजिक्स हो चाहे कक्षा 12वीं का फिजिक्स हो, अवकलन और समाकलन हमें जगह जगह लगेगा। और वैसे जो भी फिजिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें हम कम से कम अवकलन और समाकलन का उपयोग करते हुए जो बढ़िया रिजल्ट से और जिससे हमें नीट में सवाल आ सकते हैं वो फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देंगे। और अवकलन समाकलन पढ़ने के बाद में बेटा हम आगे चलकर फिजिक्स में ही, जैसे मैथ्स जो बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ही हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ेंगे जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, और इसी में हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे। तो देखो यार, होता क्या है बेटा, फिजिक्स पढ़ते वक्त जैसे आपने देखा होगा कि सर ग्राफ के सवाल काफी ज्यादा आते हैं, तो वह भी हम बेसिक मैथ्स में ही कवर करेंगे। तो देखो बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है कि जितना ज्यादा स्ट्रांग हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना, बेसिक मैथ्स जितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपको फिजिक्स पढ़ना। क्योंकि इस बात की गारंटी बेटा, फिजिक्स में जो 45 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में जो 45 क्वेश्चंस आते हैं, उन 45 क्वेश्चंस में से, ध्यान से सुनना, उन 45 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अगर आपका मैथ्स वीक रह गया या आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालने में गड़बड़ आती है या ग्राफ ढंग से बनते नहीं, तो अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो ये 20 क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा ये टॉपिक पढ़ ले इसमें से ज्यादा सवाल आएंगे, मैं तो बेस इतनी बेसिक सी बात कह रहा हूं कि अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा या आप कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करोगे तो आप ये 20 क्वेश्चन 45 में से आराम से करके ले जाओगे। क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 साल के नीट के पेपर उठाकर देखो बेटा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल पाओगे जो ग्राफ से रिलेटेड हो या जिनमें बेसिक सा कैलकुलेशन हो रहा हो, है ना, जिनमें अनुपात लेना पड़ रहा हो, तो ये सारी चीजें हमें बहुत बार आगे भी काम आएगी। तो बस उन्हीं चीजों को हम पहले आसान बनाएंगे खुद के लिए, हम थोड़ा बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे और उसके बाद में जोरदार तरीके से फिजिक्स पढ़ने वाले। क्लियर बेटा। तो चलो बिना समय बर्बाद करे हम हमारी त्रिकोणमिति की यात्रा शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले बेटा, आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि कोण क्या होता है, जो बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये शायद कक्षा 5वीं 6वीं से हम सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार समझेंगे कि कोण क्या होता है, कोण को मापते कैसे है, या कोण मापने के लिए मात्रक क्या क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी बातें हम कवर करेंगे। उसके बाद में हम त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे, जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। और बेटा यकीन मानिए पूरी क्लास जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में फील होगा कि हाँ सर, ये वाला व्यू तो हमें आज तक नहीं दिखा, या क्या इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता था। तो वो चीजें हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद में हम कुछ मानक जैसे साइन 15 या साइन 30 या उसके अलावा साइन 45 के जो मान है वो किस प्रकार से आते हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते बेटा, तो त्रिकोणमिति में हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र, वो हमें ज्ञात होने चाहिए, तो वो भी हम आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर आखिरकार कोण क्या होता है। देखो बेटा, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर एक सरल रेखा बनाई और इसी बिंदु से एक और सरल रेखा गुजरती हुई बना दी जाए, तो इस सरल रेखा का दूसरी सरल रेखा के सापेक्ष घूर्णन कितना है, मतलब यह कितनी घूमी हुई है, वह कोण कहलाता है। मतलब इनके बीच में यहाँ पर यह एक सरल रेखा, मान के चलो इसे O बोल दिया, इस बिंदु को A बोल दिया, तो OA एक सरल रेखा है और यहाँ पर यह B बिंदु है, तो OB एक दूसरी सरल रेखा है। तो इनके मध्य ये कितना घूर्णन आया है, मतलब पहली सरल रेखा यहाँ पे थी, दूसरी सरल रेखा को भी मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद में ये दूसरी वाली सरल रेखा में उठाते जाओ तो ये क्या बन रहा है, इनके मध्य कोण बन रहा है। बिल्कुल आसान सी बेसिक सी बात। अब सर ये जो कोण होता है ये क्या केवल सरल रेखा को इधर ही घुमाया जा सकता है? नहीं बेटा, यही चमत्कारी बात है। देख, हो सकता है बेटा कि यहाँ पर यह O बिंदु यहाँ पर है, A बिंदु यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैंने अभी इस सरल रेखा OB को ऊपर की तरफ घुमाया, मतलब अगर मैं देखूं तो असल में मैंने इसे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया। हो सकता है कि मैं इसे नीचे की तरफ घुमा दूं, कुछ कोण थीटा बना दूं। तो क्या यह भी संभव है? हाँ, यह भी संभव है। तुम यहाँ पर दूसरी जो सरल रेखा है वो पहले के सापेक्ष जब घूर्णन करेगी तो घड़ी की विपरीत दिशा में भी घूर्णन करा सकते हो और घड़ी की दिशा में भी घूर्णन करा सकते हो।
तो अब इसको सर कैसे बोलेंगे? देखो असल में हम ये बात बिल्कुल बेसिक है, आज की क्लास में सबसे पहले ये बात सीखेंगे कि यहाँ पर जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में, देखो घड़ी कैसी है, घड़ी यहाँ पर घड़ी सर ऐसी घूमती है, घड़ी की विपरीत दिशा में लाइन है, मतलब कि हम इसे असल में पॉजिटिव मानेंगे या धनात्मक मानेंगे। तो जब भी कोण ऐसा घूमे है ना, जब भी घूर्णन इस दिशा में मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, हाँ उल्टा है, घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो यहाँ पर हमारा जो कोण है बेटा वह पॉजिटिव रहेगा या धनात्मक रहने वाला है। इसी प्रकार से अगर यह घड़ी की दिशा में, अगर मैंने दूसरी रेखा जो सरल रेखा ओबी है उसे घुमाना चाहते यहां तक घुमा और चाहो घुमाओ 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 आगे वहां तक घुमा कर ले जाओ, तो अगर आप इसे आगे भी घुमा कर ले जाओगे बेटा तो उस कंडीशन में जैसे यहां पे धनात्मक था तो यहां पर अगर घड़ी की दिशा में घूमे आप, देख घड़ी की दिशा में घूमे बेटा, घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो तो इस चीज को हम ऋणात्मक या नेगेटिव मानते हैं। तो हम यहां पर कोण को नेगेटिव कहेंगे या ऋणात्मक कहेंगे। क्लियर है छोटी सी बात? हाँ सर, तो हमें समझ में आ गया कि अगर मेरे पास यहाँ पर दो रेखाएं हैं, अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ घुमाया तो हाँ सर ये पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ले गया तो ऋणात्मक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो देखो यार अगर ये सर हमें समझ में आया क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, तो लेकिन सर हमने पहले कभी ऐसा भी पढ़ा था कि कोण को कुछ डिग्री विग्री में बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात सुनी थी, वह असल में उसका मात्रक होता है। तो देखो यार कोण को मापने के लिए इसके दो मात्रक बोले जा सकते हैं। पहला मात्रक हम जो देखेंगे वो होता है डिग्री, और दूसरा मात्रक जो हम देखने वाले हैं जो आगे चलकर हमें बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है वो होता है रेडियन। तो दो मात्रक देखेंगे बेटा, एक डिग्री और एक रेडियन। देखो डिग्री तो वह मात्रक है जो बचपन से हम देखते भी आ रहे हैं सर, है ना, जैसे अगर एक कोण बना तो जब सर सबसे पहले हमें कोण की समझ हुई थी तो अब 30 डिग्री 40 डिग्री है ना, हमारे पास एक डी होता था उसमें 0 से 180 डिग्री तक नंबर लिखे हुए होते थे, तो हम वहां पर से कोण बना लेते थे उससे आसानी से, है ना बेटा। ये ऐसा डी देखा था बचपन में ना, इसमें यहाँ पर लाइन खींची होती थी सर, ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 है ना, तो यहाँ पर 180 तक 0 डिग्री से 180 तक इसमें नंबर लिखे हुए होते थे। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटा कि असल में जब आप कोण मापोगे तो आपने यह असल में डिग्री में मापा। तो सर रेडियन क्या होता है? देखो यार डिग्री से जो बेहतर या बेहतर मात्रक बोला जाए जिसका उपयोग हम करने वाले हैं वो रेडियन है। अब रेडियन डिग्री से बेहतर क्यों है वो जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे सवालों की तरफ जाएंगे तो अपने आप चमकेगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर क्या डिग्री और रेडियन के अलावा भी कोई मात्रक हो सकता है, या और डिग्री और रेडियन में संबंध क्या है। तो देखो बेटा डिग्री एक मात्रक है जिससे हम कोण मापते हैं, लेकिन डिग्री से भी छोटे मात्रक भी हमारे पास होते हैं। जैसे डिग्री से छोटे जो मात्रक होते हैं बेटा, एक मात्रक होता है मिनट और दूसरा मात्रक होता है सेकंड। अब डिग्री मिनट रेडियन क्या चल रहा है सब, इनके बीच में संबंध आखिरकार है क्या? तो देखो बेटा डिग्री आप ऐसा मान सकते हो कि एक बड़ा मात्रक है, उससे छोटे मिनट और सेकंड है। अब इनके बीच में जो संबंध होता है, जैसे एक डिग्री में असल में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, है ना। जैसे हम वास्तविक दुनिया में भी अगर देखें सर तो हमारे पास एक घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, तो वैसा ही कुछ समझ सकते हो कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और बेटा जो मिनट होता है उसको हम ऐसे चिन्हित करते हैं, देखो 60 के ऊपर एक डंडा, 60 के ऊपर एक छोटा सा डंडा लगा दिया तो क्या हो गया, ये मिनट दर्शाता है। इसी प्रकार से इसके जो छोटा मात्रक मतलब मिनट से भी छोटा, हाँ इससे भी छोटा कोण मापा जा सकता है, तो इतना छोटा कोण मतलब मिनट से छोटा जो होगा वो होता है सेकंड। तो एक मिनट में असल में हमारे पास 60 सेकंड होते बेटा, और इस सेकंड को हम 60 के ऊपर ऐसा डबल डैश करके रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे चिन्हित करेंगे? डबल डैश लगाकर, यहाँ पर सिंगल डैश लगाकर। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि सर एक मिनट में, है ना, देखो यहाँ से एक मिनट में ये मेरे पास 60, एक मिनट में मेरे पास 60 सेकंड है, और साथ ही साथ एक डिग्री में 60 मिनट है, तो एक डिग्री में कितने सेकंड हो जाएंगे? तो मैं इसे लिख सकता हूं कि सर एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो गुना 60 कर दूं मैं, डबल डैश लगाया सेकंड के लिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सर ये 3600 3600 सेकंड होंगे। तो ये कुछ ऐसा ही है जो हम हमारे वास्तविक जीवन में जब हम घड़ी में समय मापते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि अच्छा सर एक घंटे में 60 मिनट है और हर एक मिनट में 60 सेकंड है, तो एक घंटे में कितने सेकंड हो गए? तो 3600 सेकंड। तो वैसे ही कुछ है कि एक डिग्री में भी 3600 सेकंड होते हैं। अब इसका उपयोग वैसे हम फिजिक्स में काफी कम ही करते हैं, है ना, स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर में छोटी मोटी जगह यह लगेगा, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि उससे छोटे मात्रक क्या होते हैं, तो हमने समझा। अब इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी बेटा वह था कि सर ये रेडियन क्या होता है। तो रेडियन समझने के लिए पहले हम और गंभीरता से या और विचार कर कोण क्या होता है उसे देखते हैं। देखो बेटा मान के चलो कि यहां पर एक सरल रेखा थी सर ओए, और इससे किसी कोण पर एक और सरल रेखा थी ओबी। तो सर यहां पर आपने बता दिया कि ये कोण थीटा बना। अब देखो बेटा क्या होगा कि यहां से ए से बी तक भी मैं एक वक्र बना सकता हूं, और असल में यह किसी वृत्त का अंग होगा या यह किसी सर्कल का एक पार्ट होगा। तो यहां पर इसको मैं चाप कह सकता हूं। तो ये मेरे पास एक AB चाप आ गया और OA त्रिज्या होगी इस चाप के लिए, और ये जो थीटा है यह मेरे पास एक कोण हो गया। क्लियर? क्या किया मैंने? फिर से एक बार बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरे पास सर यहाँ पर O बिंदु था और एक A बिंदु था और OA एक सरल रेखा थी। तो मैंने O बिंदु को फिक्स रखते हुए A बिंदु को अगर घुमाना चाहा तो मैं घूमते 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 B पर पहुंचा। जरूरी नहीं है मैं आगे भी घूम सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, अगर मैं पूरा घूम जाऊंगा तो सर वो एक सर्कल बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैंने सोचा कि कहीं B बिंदु तक गया, कितना गया वो बस ऐसा मान लिया कि हाँ सर यहाँ से आप कुछ घूमे, तो असल में यहाँ पर जब मैं A से B तक घुमा, ये घूर्णन हुआ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, जिस कोण को मैं थीटा बोल रहा हूँ। देखो बेटा ये थीटा बीटा से घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए थीटा क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, है ना, मैं इसे फाई लिख दूंगा कल को, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या होता है, जैसे हमारे अंग्रेजी में ABCDEFGH Z तक होते अल्फाबेट्स, तो वैसे ही ग्रीक में क्या होता था, जैसे पहले के जमाने में अगर मैं समझूं कि असल में फिजिक्स बना कैसे, केमिस्ट्री कहाँ से आया, तो ये सब जो ग्रीक ना एक देश था, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन लोगों ने ये सारी चीजें हमें बना कर दी, है ना। वैसे इसमें भारतीयों का भी बड़ा योगदान था ना, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत योगदान है वो वहां से भी था।
तो अब इस चक्कर में क्या हुआ, उन लोगों ने उनके जो अल्फाबेट थे ना, उनकी जो वर्णमाला थी, उनकी वर्णमाला में क्या होता है सर, उनकी वर्णमाला ऐसे चलती है, हमारा एबीसीडी चला है ना, हमारा क ख ग चला, तो उनका क्या चलता है अल्फा बीटा गामा जीटा पाई है ना, ऐसे चलते ओमेगा वगैरह ये सब आते हैं। तो ये हमने देख, जैसे अगर यहाँ पर मैं इसे ए बोल देता या इस कोण को मैंने कुछ नाम दे दिया बी, तो सर ये भी ए, ये भी बी, ये भी सी, ये भी ए, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इस दुनिया में। तो कभी भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना बचे, इसलिए हमने उसको अलग से नाम ही दे दिया कि चल भाई तू जा, तेरा नाम आज से थीटा, तू कौन, तेरा नाम आज से थीटा ना, या इसको थीटा से चिन्हित करेंगे। तो ये थीटा कैसा, जैसे हमारा एबीसीडी होता है वैसे थीटा था, तो उन्होंने हमको गिफ्ट दे दिया कि देखो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बार-बार, तो ये नाम रख लो थीटा, ऐसे उन्हें फाई दे दिया ना, ऐसे बीटा दे दिया, ऐसे अल्फा दे दिया, ऐसे बहुत सारे उनके वर्णमाला से हमने जो लेटर थे वो चुरा लिए, तो इसलिए हमने इसको थीटा बोला। अच्छा सर हम तो ये समझ रहे थे कि आप ए से बी तक घूमते हुए गए, ए से बी तक घूमते हुए गए, तो असल में यहाँ पर यह जो वक्र बनेगा यह क्या होगा, यह एक चाप होगी, चाप कहलाएगी। तो इस चाप की लंबाई मान के चलो मैंने अभी एल बोल दी, क्या बोल दी बेटा, चाप की लंबाई एल बोल दी। तो सर यहाँ पर ये जो कोण है इसकी असली परिभाषा भी और कुछ होती है, बिल्कुल होती है बेटा, देख अगर त्रिज्या यहाँ पर आर है, कोण थीटा है, तो असल में बेटा यहाँ पर जो चाप की लंबाई होती है एल वो बराबर होती है आर थीटा के। चाप की लंबाई किसके बराबर होती है, आर थीटा के। या मैं चाहूं तो यहाँ से जो थीटा है, यहाँ से जो थीटा है वह होगा एल बटा आर, या इसे मैं लिख सकता हूं चाप बटा त्रिज्या। चमकती बात भाई सभी को। तो यहाँ पर मुझे थीटा पता चल गया, इसे हमने को नए रूप में लिख दिया चाप बटा त्रिज्या। तो जब भी मैं यहाँ पर कुछ चाप की लंबाई रखूंगा और कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी मेरे लिए, है ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे चाप की लंबाई एल है, त्रिज्या आर है, तो सर एल बटा आर करेंगे तो मेरे पास कुछ ना कुछ कोण आएगा। जैसे एक छोटे से सवाल में मान के चलो मैंने यहाँ पे बोला कि तुम्हारी चाप की लंबाई है 1 मीटर और त्रिज्या भी है तुम्हारी 1 मीटर, तो 1 मीटर चाप 1 मीटर त्रिज्या आपने मानी, तो थीटा आ गया 1। अब समस्या ये है कि ये 1 डिग्री है क्या, मेरे पास 1 मीटर लंबी एक रेखा है और 1 मीटर लंबी एक चाप है, तो यहाँ पर इनके मध्य जो कोण बना ना, ये कितना 1 मीटर है और ये बना 1 मीटर त्रिज्या से, तो सर अगर मैं थीटा समझूं तो ये हो गया 1/1, मतलब ये आ गया 1। तो क्या सर ये 1 डिग्री है, डिग्री नहीं 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 डिग्री नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मुझे पता है सर कि 1 डिग्री कोण तो बहुत छोटा होता है ना, जैसे हमने आज तक बचपन से सीखा कि सर यहाँ पर एक त्रिज्या 1 डिग्री बनाओ, सर 1 डिग्री तो बहुत ही छोटू सा कोण यहाँ पर बनेगा, लेकिन 1 मीटर लंबाई तो बहुत ज्यादा होगी, तो कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1 मीटर तो थीटा कितना। तो असल में बेटा यहाँ पर इस फॉर्मूले में भी और आगे चलकर जितने भी ऐसे फॉर्मूले हम बनाएंगे जिन फॉर्मूले में थीटा खुला घूम रहा होगा, कैसा बोल रहा हूं मैं भाई, खुला, छूट है भाई, उसे खुला घुमा दिया, थीटा बराबर लिख दिया हमने एल बटा आर या चाप बटा त्रिज्या। तो जब खुला घूमता है उस समय जो हम मात्रक यूज करते हैं वह असल में रेडियंट होता है। कौन सा मात्रक होता है, रेडियंट होता है ना। असल में ये मात्रक बेटा जो साइंटिफिक लैंग्वेज में जब भी हम सूत्र बना रहे हैं तो उसमें जो थीटा रखते हैं उसमें सब कुछ रेडियंट में ही रखते हैं। तो सर अच्छा अब समझ में आया कि असल में यहाँ पर 1/1 जो होगा इसके आगे हम लिखेंगे RAD मतलब रेडियन। क्लियर है बात बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण सी बात हमने समझी कि असल में रेडियन होता क्या है, इसका फील आया हमें कि अच्छा सर रेडियन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर ये 1/1 होता तो रेडियन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दूसरा मात्रक है, तो जो दूसरा मात्रक है ना बेटा वह असल में रेडियन है ना। और मैं तुम चाहो तो यहाँ पर बहुत चमत्कारी चीज मैं तुम्हें बता सकता हूँ। देखो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा सर एल बराबर होता है आर थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में असल में जब तुम थीटा का मान, अभी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे रखना है ना, तो जब थीटा का मान रखोगे तो तुम्हें एहसास ये होगा कि हमने जो परिधि का फॉर्मूला पढ़ा था ना, आपने परिधि का फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, इसका ये होता है एल बराबर 2πr, ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं था, ये बस मुल्क बना रहे थे तुम्हें, ये सब कुछ एल बराबर आर थीटा से ही निर्मित होता है। जो भी सब कुछ बना है अभी आगे चलकर भी मैं बनाऊंगा, जहां पर खुला कोण रखते हैं वहां पर असल में सब कुछ रेडियन में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो एल है ना, ये एल बराबर आर थीटा से ही एल बराबर 2πr बना है। और जो तुम बचपन में रखते थे अच्छा सर अगर आधा गोला होगा तो एल बराबर 2πr बटा 2 करना पड़ेगा, वो सब कुछ इसी से हम बना देंगे। देखो कैसे, उसके लिए हम सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण बात पढ़ लेते हैं, हमको समझ में आ गया रेडियन क्या होता है, लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चला कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या है। तो देखो बेटा एक बार हम डिग्री और रेडियन में संबंध देख लेते हैं। अगर आपके पास एक डिग्री है, क्या है, एक डिग्री, और आपके पास एक रेडियन है, तो क्या इनके बीच में संबंध साबित किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। देखो एक डिग्री एक रेडियन में सीधा संबंध नहीं है, असल में जो बेहतर संबंध है वो होता है 180 डिग्री जो होगा बेटा वो पाई रेडियन के बराबर होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि 180 डिग्री जो होता है उसके बराबर होता है पाई रेडियन के बराबर। पाई क्या होता है, जैसे हम बचपन से जो यूजुअली पाई यूज करते आ रहे थे ना, जिसका मान 3.14 होता है, या इसे ही हम लगभग 22/7 लिख देते हैं, वही पाई है अभी भी, ठीक है। वैसे हम अभी जो करेंगे उसमें पाई का मान डायरेक्टली तो नहीं रखेंगे, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, हम सब कुछ पाई ही लिखकर काम चलाएंगे, है ना। मतलब हम कभी भी 3.14 रेडियन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ पाई रेडियन ही प्यार से पुकारेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास 180 डिग्री का कोण है तो वह असल में पाई रेडियन के बराबर होगा ना। जैसे अगर एक बार मैं 180 डिग्री का कोण बनाऊं तो क्या ऐसा बना सकता हूं कि सर यहां से आप एक ए बिंदु ले लो और सिर्फ घुमाओ और यहां पहुंच जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ये असल में पूरा मिलकर बना देगा 180 डिग्री। कितना हो गया भाई, 180 डिग्री हो गया, और ये बी बिंदु अब यहां पर आ गया, है ना। अगर एक सरल समतल ये सीधी रेखा है तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये ए और ये बी बिंदु एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। तो बेटा जब ये 180 डिग्री हो जाएंगे तो इसी को हम नाम बोल देंगे पाई रेडियन। क्या कह देंगे, पाई रेडियन। अच्छा तो अगर तुम्हें ये पता चला तो तुम्हें अगर मैं और कोई डिग्री दूं, क्योंकि देखो यार अभी तक बचपन से हम लोग डिग्री करते आ रहे थे, लेकिन अब एकदम अचानक से रेडियन आ गया, है ना, तो उसमें हमारा दिमाग एकदम से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा चीजें। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, हम डिग्री और रेडियन से एकदम फेमिलियर हो जाएंगे, है ना, हमको एकदम मजा आना चाहिए, अच्छा ये रेडियन बोला है, डिग्री बोला है, मतलब ये मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो उस पे पहले हम थोड़ा बहुत वार्तालाप कर लेते हैं और थोड़े बहुत छोटे मोटे सवाल भी कर लेते हैं। देखो जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि 180 डिग्री है तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन हो गया, तो तुम क्या मुझे बता सकते हो कि 360 डिग्री मतलब कितना होगा, 360 डिग्री मतलब कितना होगा, कितने रेडियन होगा, सोचो भाई 180 में पाई, तो क्या मैंने यहाँ पर इसका दुगना कर दिया है, 180 का दुगना कर दिया तो कितना आ गया, 360 आ गया, तो पाई का दुगना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, तो ये हो गया सर 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री में असल में 2 पाई रेडियन होते हैं, है ना। तो देखो अब जो मैं तुम्हें चमत्कार दिखा रहा था, मान के चलो मेरे पास एक सर्कल है, याद करो सर्कल की परिधि का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, अभी आपने जैसे बताया था एल बराबर 2 पाई होता है ना। देखो अब ये सब कुछ मूर्ख बनाने वाली बातें क्यों थी और जो अब हम पढ़ रहे हैं वो कैसे लाजवाब है ये समझाता हूं। हमने अभी एल बराबर 2 पाई नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि सर आपके पास अगर कोई भी कोण हो थीटा तो उसमें जो चाप की लंबाई होती है एल वो बराबर होती है आर थीटा के।
एल बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। अच्छा ये बताओ अब कि अगर मैंने ए बिंदु से चलना शुरू करा और मैं घूम फिर कर वापस से ए बिंदु पर आ गया तो कितना कोण घुमा? सर ये तो आप 360 डिग्री घूमे। तो अगर मैं 360 डिग्री घुमा बेटा तो 360 डिग्री में असल में कितने रेडियंट हो जाएंगे ये बताओ। 360 डिग्री में कितने रेडियंट हो जाएंगे? तो सर 360 डिग्री में 2 पाई रेडियंट हो गए। और मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां पर जब भी पाई दिखे तुम्हें तो तुम क्या करोगे ना, यहां पर थीटा को रेडियंट में रखोगे। तो तुम लिख सकते हो यहां पर r बराबर 2 पाई, सॉरी एल बराबर r गुणा 2 पाई। क्या लिखोगे? एल बराबर r गुणा 2 पाई। तो यहां पर सर जब 2 पाई होगा तो 2 पाई यहां पर 360 डिग्री और ये एल बराबर 2 पाई आ गया। ओहो ये तो हो गया। अब देखो ध्यान से, ये एल बराबर 2 पाई और ये एल बराबर 2 पाई हम जोड़ते आ रहे थे। असल में सब कुछ मैं बोल रहा हूं इसी फार्मूले से बना है। जैसे अगर तुमको याद हो कि सर अगर मेरे पास एक अर्धचक्र है ना, या अगर मेरे पास एक सेमी सर्कल है तो उसके क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर लूंगा। तुम करोगे 2 से डिवाइड, लेकिन मैं नहीं करूंगा और आज से तुम भी नहीं करोगे। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि अच्छा सर अगर मेरे पास एक आधा चक्कर बना तो इसमें जो कोण है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री है मतलब कि वह पाई रेडियन से। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिखूंगा सर एल बराबर आर थीटा। क्या लिखूंगा? एल बराबर आर थीटा। तो यहां पर थीटा कितना है? 180 नहीं, यहां पर थीटा है पाई। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब सब कुछ जब भी एल बराबर आर थीटा करोगे तो उसे रेडियन में ही रखना होगा। यहां पे लिख दो पाई गुणा आर, थीटा का मान पाई रख दिया तो एल बराबर पाई आ गया। कहानी खत्म, ऐसा हजम, एकदम आसान सी बात। आया मजा है ना? तो एल बराबर आर थीटा से ऐसे अगर मान के चलो तुम्हें बोला कि यहां पर ए से बी तक गए है ना, और यहां पे 90 डिग्री बना तो क्या करोगे? 90 डिग्री मतलब कितने रेडियन हो गया ये सोचो, और एल बराबर आर थीटा में इसको रख दो। क्लियर बेटा? अब आगे चलकर हमें कुछ ऐसे कोण होंगे जिनका उपयोग बार बार होगा, तो उन कोण के लिए हम डिग्री और रेडियन में क्या कन्वर्जन होता है वह समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं मैं आपको, डिग्री और रेडियन वाली, ये बात तो रट लो है ना। पूरे फिजिक्स में हम बढ़िया से कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये तो रट लो, या ये तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एक बार डिग्री से रेडियन से डिग्री जा रहे हैं तो ये बार बार करते थोड़ी ना बैठेंगे है ना। और कुछ चीजें होंगी जो हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगी, हमें वो इतने सवाल कर लेंगे हम, तो उन्हीं चीजों को एक बार समझते हैं जिनका उपयोग बहुत बार भी होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमें जो समझ में आया एक बार लिख देते हैं। जैसे 180 डिग्री में पाई रेडियंट होते हैं, तो अगर मान के चलो तुम्हें कुछ डिग्री दी है, मैंने बोला 30 डिग्री में बताओ कितने रेडियंट होते हैं, या मैंने आपको बोला 60 डिग्री में बताओ कितने रेडियंट होते हैं, 90 डिग्री में बताओ कितने रेडियंट होते हैं। तो असल में ये बार बार करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम कुछ ऐसा टेक्निक सा फॉर्मूला बना लेते हैं। हम लिखेंगे सर 1 डिग्री, जैसे 180 को नीचे ले जाता हूं तो ये हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियंट है ना। मतलब कि अगर मुझे डिग्री से रेडियंट में जाना है, ध्यान दो भाई पहला फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, अगर मुझे डिग्री से रेडियंट में जाना है तो पाई बटा 180 का गुणा कर लूंगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में पाई बटा 80 रेडियंट है। तो अगर 30 डिग्री बोले तो इनटू पाई बटा 80 कर लूंगा। यार देखो ये एकदम बिल्कुल सिंपल सी न्यूट्री मेथड वाली बात है। मैंने बोला मार्केट गए तुम, 50 केले आ रहे हैं 1000 रुपए के, इतने महंगे, हाँ इतने महंगे, 50 केले आ रहे हैं 1000 रुपए के। तो अब बताओ एक केला कितने का आएगा, तो कैसे करोगे? फिर उसके बाद में सोचो कि अगर मुझे 30 केले खरीदने तो मैं कितने रुपए दूंगा। तो वैसे ही कुछ है कि सर 180 डिग्री में पाई रेडियंट हो रहे हैं, तो 1 डिग्री में कितना होगा? पाई बटा 180 रेडियंट होंगे। तो 30 डिग्री में कितने होंगे? जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास 30 डिग्री है भाई, तो 30 डिग्री में कितने रेडियंट होंगे? करो एक बार, कैसे करोगे सर 30 डिग्री में कितने रेडियंट होंगे? हाँ देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर सर हम इसको 30 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणा पाई बटा 180। तो ये हो जाएगा, 0 ने 0 को मार दिया, ये 3 का अगर आप पहाड़ा देखो या 3 से इसको भाग दो तो 6 आ जाएगा, मतलब पाई बटा 6 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास 30 डिग्री कोण होगा, कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री कोण होगा, तो मैं पाई बटा 180 से गुणा करूंगा और पाई बटा 6 रेडियंट आ जाएगा। तो यार मैं हमेशा के लिए इसको याद रख लेता हूं, इसको मैं एक बढ़िया से फॉर्मेट में लिख लेता हूं जो मुझे हमेशा काम आएगा कि अगर आपको डिग्री से रेडियंट जाना है, कहां जाना है भाई? डिग्री से रेडियंट जाना है, तो डिग्री से रेडियंट जाने के लिए देखो एरो बना, गुणा करो पाई बटा 180 का। किसका गुणा कर दो? पाई बटा 180 का। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, मेरे पास है 60 डिग्री, तो इसमें कितने रेडियंट होंगे? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, 60 डिग्री में कितने रेडियंट होंगे? तो सर 60 डिग्री में कितने रेडियंट होंगे, तो इसको हल कर लेते, करो भाई। तो ये हो जाएगा सर 60 गुणा पाई बटा 180, तो फिर से 0 से 0 कट गया और 6 से अगर भाग दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो कितना आया? पाई बटा 3 आ गया। कितना आ गया? पाई बटा 3। एक बार खुद से कॉपी कर देखो भाई, ये हो जाएगा पाई बटा 3 रेडियंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जितने भी सवाल मैं यहाँ पर करूंगा पूरे फिजिक्स में, आपको खुद से मेरे साथ साथ कॉपी में करते जाने ना। अगर मैं कुछ सवाल बोलता हूं आपको लगता है कि हाँ मैं खुद से कर सकता हूं, तो पॉज कर दो वीडियो को और खुद से एक बार पहले ट्राई करो और फिर उसके अंदर प्ले कर दो, तो आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने सही किया या गलत किया है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना बेटा, जितना ज्यादा पेन चाहोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा नंबर लेकर आ पाओगे फिजिक्स में। और ये पूरे हर एक सब्जेक्ट में, पूरे नीट के लिए इंपॉर्टेंट बात है ना। और फिजिक्स के लिए पहली क्लास से ही एक बहुत ही सुंदर नोट्स कॉपी बना लो और इसके साथ साथ में एक होमवर्क कॉपी भी बना लो, जिसमें होमवर्क के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, तो 2 कॉपी सभी को बना के चलनी है, प्यारी सी सुंदर सी नोट्स कॉपी और दूसरी एक होमवर्क की कॉपी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर 60 डिग्री कर लिया, अगर मान के चलो 90 डिग्री बोला होता मैंने तो क्या होता? सर 90 डिग्री भी कर लेते, बिल्कुल कर लेते। कैसे करते? फिर 90 गुणा पाई बटा 180, तो फिर से 0 से 0 कट जाएगा और 9 के पहाड़े से देखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अरे 9 दूनी 18 होता है, तो ये पाई बटा 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दो पाई बटा 2 रेडियन। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो मैं हमेशा के लिए याद भी रख सकता हूं सर। ये जो 30 डिग्री होता है इसमें पाई बटा 6 रेडियन होता है, जो 60 डिग्री होता है उसमें पाई बटा 3 रेडियन होता है, जो 90 डिग्री होता है उसमें पाई बटा 2 रेडियन होता है। तो अगर मुझे ये दे तो मैं ये बना दूंगा और डिग्री दे तो रेडियन बना दूंगा। अच्छा सर अगर उल्टा हो गया कि इसके अलावा भी अगर मेरे पास कुछ रेडियंस दे दिए तो मैं इसे डिग्री कैसे बना पाऊंगा? तो देखो यार, अगर तुम्हें ये समझ में आया कि सर 1 डिग्री में पाई बटा 80 रेडियन की तो बहुत बढ़िया तरीके से चमका है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर मुझे रेडियन से डिग्री में आना है तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? तो सर 1 रेडियन जो होगा ये पाई से गुणा, पाई से भाग दे दो, ये हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 बटा पाई डिग्री। तो एक सवाल से समझ लेते हैं इस चीज को। मान के चलो मैंने आपको बोला यहां पर मेरे पास 2 पाई बाई 3 रेडियंट है, इससे बताओ कितने डिग्री बनेंगे? मतलब 2 पाई बटा 3। तो अगर मेरे पास 2 पाई बटा 3 है तो यहाँ पर कितने डिग्री आएंगे? तो देखो यार, इसके लिए क्या करेंगे सर? इसके लिए आप बता रहे हो 1 रेडियन में 180 बटा पाई होगा, तो 180 बटा पाई से गुणा कर लो। तो 180 बटा पाई से बेटा जैसे ही गुणा करोगे तो ये हो जाएगा सर, यहाँ पर करके बता देता हूं आपको, 2 पाई बाई 3 इंटू 180 बटा पाई। तो सर ये पाई ने पाई को मार दिया और ये होगा 3 से काटेंगे से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60। तो 60 गुणा 2 मतलब हो गया ये 120 डिग्री।
कितना हो गया बेटा ये 120 डिग्री हो चला। क्लियर है छोटी सी बात। तो हम चाहे तो इसको पैटर्न हमारे हिसाब से हमेशा के लिए लिख सकते हैं कि सर स्टैंडर्ड बात होगी अगर डिग्री से रेडियन जाना है पाई बटा 180 और अगर रेडियन से डिग्री आना है तो यहां पर हम लिख देंगे 180 बटा पाई। क्या इतनी बात सबको बहुत बढ़िया से क्लियर है ना। इस पर आधारित हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं ना। जैसे अगर मान के चलो यहां पर आपको मैंने बोला था 2 पाई बटा 3, इसी की जगह मुझे दिया हुआ है पाई रेडियन, तो बताओ कितने डिग्री होगा, पाई रेडियन कितने डिग्री होगा बताओ। हम मजे ले रहे हैं बस, ये तो 180 डिग्री होगा ना बेटा, इसको सॉल्व करना करना है। पाई रेडियन तो ऑलरेडी पता है 180 डिग्री होता है। चलो 3 पाई बटा 2 रेडियन कितना होगा ये बताओ। ये बेटा ये वो कोण है जो हमें बारंबार काम आएंगे, इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैं आपसे कन्वर्ट भी करवा रहा हूं और आपको सॉल्व भी कर दोगे तो ये हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा। बताओ भाई 3 पाई बटा 2 रेडियन कितना होगा सोचो। तो सर यहां पर अगर मेरे पास 3 पाई बटा 2 होगा, 3 पाई बटा 2 गुणा मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसे करूंगा सर 180 बटा पाई। तो पाई ने पाई को काट दिया, ये यहां पर काटेंगे तो 90, ये जैसे 90 गुणा 3 मतलब हो गया 270 डिग्री। कितना हो गया बेटा 270 डिग्री। इसी प्रकार से हमें कोई भी डिग्री दिया जाए तो उसका रेडियन बना देंगे और रेडियन दिया जाए तो डिग्री बना देंगे। क्लियर है कहानी है ना। इसमें अगर और आगे जैसे हमने एक दो एग्जांपल अभी करे थे ना कि अगर मेरे पास 2 पाई रेडियन है तो एक बार उसे भी लिख ही लेते हैं यहाँ पर टेबल में हमारे 2 पाई रेडियन है तो 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन सही हो जाएगा 2 पाई गुणा 180 बटा पाई। तो 180 बटा पाई ने पाई को मार दिया, ये हो गया 360 डिग्री। क्लियर है कहानी बेटा। तो ये डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कैसे करते हैं और ये सब कुछ होता क्या है हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया बेटा। अब इस पर ही आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं ना। जैसे एक पहला सवाल बढ़िया सा सवाल लेते हैं। सवाल कह रहा है कि जब घड़ी में 4 बजते हैं तो घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो पहले तो सर ये सोचना पड़ेगा 4 कैसे बजते हैं। देखो भाई अपनी घड़ी में 4 कैसे बजते हैं। सर यहाँ पर 4 जब बजेंगे तो जो मिनट की सुई होगी या मिनट के लिए ये 12 की तरफ होगा और 4 मतलब सर यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 4, तो 4 के लिए एक सुई घंटे की इधर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कोण कितना बना यह बताना है भैया आपको। तो सर कितना बना ये तो बहुत मुश्किल सी बात है, थोड़ा सा सोचते तो हमें शायद समझ में आ जाएगा। देखो बेटा असल में क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पर हमें ये पता करना पड़ेगा पहले कि सर इतना तो पता है यहाँ पर तो 90, अगर 3 बोलता 3 बजे तो 90 डिग्री हम आसानी से कर देते, लेकिन हमारा जो आंसर है 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि जब जो घंटे की सुई है वो 3 से 4 जाएगी तो कितना कोण घूमेगी। तो देखो बेटा हम इस चीज को ऐसे आसानी से सोच सकते हैं ना। देखो पहला सवाल है बिल्कुल बेसिक से और जैसे मैं सोच रहा हूं जैसे मैं कर रहा हूं ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसा भी आपको करना होगा और हर सवाल को ऐसे करना होगा। देखो असल में क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पर जो घंटे की सुई है वो 360 डिग्री घूमती है 12 घंटे में। 12 घंटे में 360 डिग्री हुआ तो 1 घंटे में कितनी डिग्री होगा ये सोचो पहले। तो सर 1 घंटे में मतलब मैं लिख सकता हूं 12 में हो रहा है 360 ना। ये फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ये बेसिक मैथ से ये जितना ज्यादा स्ट्रांग कर लोगे, छोटी छोटी बातें कर लोगे तो फिर आसान लगने लगेगी। इस बात की जानती है हमारी। तो 12 में अगर 360 मतलब 12 रुपए में 360 के लिए आ रहे ऐसा सोचो। तो यहाँ पर 1 कितने का होगा या 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेंगे। तो सर 1 घंटे में 360 बटा 12 हो जाएगा। तो 360 बटा 12 हो जाएगा बेटा यहाँ पर 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब कि हर 1 घंटे में 30 डिग्री घंटे की सुई घूम रही है। तो आप ऐसा सोचते हैं सर 1 बजेंगे तो 30 डिग्री घुमा, फिर 30 डिग्री घुमा, फिर 30 डिग्री घुमा। हाँ क्या समझ में आया, फिर से बताता हूँ। देख 1 बजेगा तो यहाँ पर घंटे की सुई यहाँ पर आ जाएगी 1 बजे, 2 बजे यहाँ पर आ जाएगी, 3 बजे यहाँ पर आ जाएगी। तो ये कितना है यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री होगा। फिर से ये जो है 2 बजे के लिए फिर से 30 डिग्री होगा, 3 बजे के लिए फिर से 30 डिग्री होगा। तो देख वही तो बात है 30 हो गया 90। तो वही मैं बोल रहा था हमें पता भी सर जब 3 बजते हैं यहाँ पर 2 बजे हैं, यहाँ पर 1 बज रहे हैं, यहाँ पर 12 बज रहे हैं। तो ये 1 2 3 तो सर 1 बजे तब 30 डिग्री घुमा, फिर 2 बजे फिर 30 डिग्री घुमा, फिर 3 बजे फिर 30 डिग्री घुमा, 4 बजे फिर 30 डिग्री घुमा। तो ये असल में हर जगह 30 डिग्री घूमती है घंटे की सुई हर 1 घंटे में। तो 4 बजे में कितने घंटे हुए सर, 4 बजे में 40 घंटे होंगे, बिल्कुल सही बात। तो कितने डिग्री घूमी ये बता दो। तो सर यहाँ पर जो डिग्री घूमेगी 4 बजे जो कोण बनेगा 4 बजे हम लिख सकते हैं घंटे व 4 बजे घंटे और मिनट की सुई में कितना कोण होगा। तो ये लिखेंगे मिनट की घंटे और मिनट की सुई में देख 30 घन 30 घन 30 घन 30 4 बार, या मैं इसे चाहता तो मैं सीधे 4 गुणा 30 भी लिख सकता हूं। ये आ जाएगा 120 डिग्री। वाह भाई वाह आंसर आ गया। ओ सर यहाँ तो आंसर कैसा दिया भाई ऑप्शन में 120 डिग्री तो आ गया। हाँ 120 डिग्री तो ऑप्शन में है, लेकिन ये बीच में तो रेडियन में भी दिया है, इसका क्या करना है। तो 120 डिग्री कितने रेडियन होता है कैलकुलेट करो क्या, नहीं अभी मैंने टेबल बनाया। 120 डिग्री में 2 पाई बटा 3 रेडियन होता है, तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम फिर से इसी चीज का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारा एक ऑप्शन तो हो गया 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 पाई बटा 3 रेडियन। अरे दोनों एक ही बात है ना, तो ये दोनों ही जवाब जाएंगे हमारे। क्लियर है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था जिसमें हमने कन्वर्ट करना भी सीख लिया। 120 डिग्री में होंगे भाई यहाँ पर 2 पाई बटा 3 रेडियन। आर रेडियन मतलब क्या होता है बेटा रेडियंट ना, कन्वर्ट करना भी सीख लिया और साथ ही साथ एक मजेदार सवाल भी हो गया, आम जिंदगी से जुड़ा सवाल, आम जिंदगी से जुड़ी फिजिक्स है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में बोला गया है कि दिए गए वृत्तीय चाप की पाई सेंटीमीटर लंबाई है। तो देखो यार यहाँ पर एक चाप दी गई है जिसकी लंबाई पाई सेंटीमीटर है। फिर बोला है कि कोण का माप ज्ञात कीजिए, कोण कितना होगा। तो अभी हमने बेटा सीखा था कि सर जो चाप होता है या एल जो होता है वो बराबर होता है त्रिज्या गुणा कोण के। त्रिज्या को आर बोला था हमने और कोण को थीटा बोला था, तो एल बराबर आर थीटा लिखा था। अब तुम्हें दिया हुआ बेटा जो चाप की लंबाई है वो पाई है, तो यहाँ पर लिख दो पाई। देखो भाई सवाल में लिखा साफ कि सर ये जो चाप है वो पाई है ना। सर ऐसा कैसे टेढ़ा बना हुआ कोई दिक्कत नहीं बेटा है ना, हम इसको चाहे तो ऐसा भी बना सकते थे। ये पाई हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और 6 सेंटीमीटर हो गया जब ना। तो देखो पाई से घबराना नहीं है, ये सर पाई क्या हो गया बहुत मुश्किल है मेरे जीवन में, नहीं कोई मुश्किल वाली बात नहीं। मान लो कुछ है नंबर तो उसने पाई बोल दिया और इनफैक्ट उसने आसान करने के लिए बोला है तुम्हें। देखो कैसे आसान बनाया उसने, एल का मान पाई दे दिया, आर का मान है 6, तो थीटा मुझे नहीं पता तो 6 नीचे लिया, क्योंकि पाई बटा 6 बराबर हो गया थीटा। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया सर हमारे पास पाई बटा 6। तो इसमें मात्रक क्या लिखोगे, इसमें मात्रक सर लिखेंगे रेडियंट है ना। हाँ क्योंकि जब भी एल बराबर आर थीटा करेंगे तो वहां पर से जो मात्रक निकलेगा कोण का वो रेडियंट ही निकलेगा।
साथ ही साथ बेटा हम चाहे तो इसे अब डिग्री में बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार बदल के देखते हैं। बदले डायरेक्ट है हमारे पास, तो इसलिए मैं बोल रहा था अगर वो टेबल तुमने ध्यान रख लिया, ये जो टेबल ध्यान रख लिया, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे करवा दिए, जितने सारे सवाल करूंगा आंसर इसी के बीच में से आएंगे। तो पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सर बेटा ये पाई बटा 6 जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। सर अगर हम भूल गए तो बेटा भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं रहा पाई बटा 6 30 डिग्री है तो जो हमने बेसिक फॉर्मूला सीखा था उससे कन्वर्ट कर लो। हमने सीखा है सर कि यहाँ पर अगर रेडियन से डिग्री जाना है तो 180 बटा पाई से गुणा कर लो। नहीं करके भी बता देते फिर से, यहाँ पर पाई बटा 6 गुणा 180 बटा पाई कर दो, ये पूरा डिग्री में आ जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 30, तो ये 30 डिग्री फिर से बन गया। क्लियर है कहानी? तो ये कोण को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। हाँ बेटा अब हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी कहानी समझते हैं। देखो क्या हुआ, मान के चलो मेरे पास एक समकोणीय त्रिभुज है। समकोणीय त्रिभुज मतलब क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, अब इसमें मैंने माना कि यहाँ पर यार कोई कोण थीटा होगा। अब ये कोई कोण थीटा है तो इस त्रिभुज में बेटा थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ना, जो सामने वाली भुजा है, इसे हम असल में इंग्लिश में परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब कहते हैं। अब ये जो लंब है यह असल में देखना ध्यान से सुनना, यह हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा ही होती है। थीटा के साथ वाली जो भुजा होगी उसे हम बेस या आधार कहेंगे। और बेटा यहाँ पर जो 90 डिग्री के विपरीत, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके विपरीत जो भुजा होगी इसे हम हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि थीटा जो होता है वो कोई भी एक कोण हो सकता है। कोई भी एक कोण का मतलब क्या है? देखो वास्तव में यहाँ पे 90 डिग्री कोण हो चुका है। अब दो कोण और बचे हमारे पास, एक ये कोण है और एक ऊपर वाला कोण है ना। कौन सा? एक नीचे वाला कोण है, एक ऊपर वाला कोण है ना। देखो अगर इसी समकोणीय त्रिभुज को मैं फिर से बनाऊं और अगर मैंने ये वाले कोण को थीटा बोल दिया ना, ऊपर वाले कोण को थीटा बोल दिया, तो अब मेरा जो लंब है या जो परपेंडिकुलर है वो अब नीचे वाली भुजा हो जाएगी, है ना। ऐसा जरूरी नहीं होता है बेटा कि अगर एक समकोणीय त्रिभुज है तो उसमें जो भुजा नीचे है वही हमेशा आधार होगी और इधर वाली लंब होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। असल में क्या होता है, यहाँ पर जो थीटा के सामने वाली जो हमेशा होती है वो परपेंडिकुलर होती है और अब ये आपके लिए आधार हो जाएगी और ये आपके लिए कर्ण हो जाएगी। क्लियर है कहानी? क्या ध्यान रखना है सर? थीटा के सामने वाली जो है वह हमेशा लंब होगी। तो बेटा ऐसा पाया गया, अब इन दोनों से कुछ एक त्रिभुज में मान लेता हूं, मान चलो ऊपर वाले त्रिभुज पे कहानी समझते हैं ना। तो ऐसा पाया गया इस दुनिया में कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने एक छोटा त्रिभुज माना। अब इसी त्रिभुज में हमने बोला सर ये पी होगा, ये थीटा होगा, ये पी होगा, ये लंब होगी, ये आधार होगा, ये कर्ण होगी। तो इसमें ऐसा पाया गया कि अगर मैं p बटा h का अनुपात देखूं कितना आ रहा है, किसका अनुपात देख रहा हूं? p बटा h का। इसी प्रकार से मैंने सोचा ऐसा कि सर मैं यहाँ पर b बटा h का अनुपात देखूं और p बटा b का अनुपात देखूं। तो ये तीनों अनुपात मैंने सोचे कि यार कुछ ना कुछ थीटा का मान होगा। अब इस थीटा के मान के लिए ये कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू होगी, यार कोई एक त्रिभुज बना है तो इसमें ये मान के 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4-5 सेंटीमीटर कुछ हाइपोटेन्यूज आएगी। तो उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर इनके जो भुजाएं थी उनका अनुपात निकाला। ठीक है, तो कुछ ना कुछ h बटा p का मानेगा, कुछ b बटा h का मानेगा और कुछ p बटा b का माना है। अच्छा, अगर मान के चलो मैंने इस त्रिभुज को बड़ा कर दिया तो थीटा वही रखना है और त्रिभुज बड़ा करना है, तो थीटा वही रखना है सर और त्रिभुज बड़ा करना क्या संभव है? बिल्कुल संभव है ना। यहाँ पे मैंने त्रिभुज बड़ा कर दिया, थीटा वही है। तो अब मेरे लिए जो लंब है वो सामने वाली भुजा हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा b और ये अब मेरे लिए हाइपोटेन्यूज हो गया पूरी यहाँ से। अगर मैं बड़े बड़े त्रिभुज में बात करूँ फिर से मैंने यही किया, मैंने p बटा h और p बटा b का अनुपात निकाला और चमत्कार की बात ये आई बेटा कि अनुपात फिर से वही आ गया। मतलब मैंने परपेंडिकुलर बदला, हाँ बदला, बेस बदला, हाइपोटेन्यूज बदला, तीनों भुजाएं बदल गई लेकिन इनका जो अनुपात था वो फिर से वही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी मजेदार सी बात समझ में आई लोगों को। तो इसी वजह से क्या किया, यहाँ पर जब भी हम p बटा h लेंगे तो इसको बोल दिया गया साइन थीटा। क्या बोल दिया गया? इस अनुपात का नाम रख दिया साइन, तो इसको बोलेंगे हम साइन थीटा। देख साइन किस पर है? थीटा पर है, तो ये साइन थीटा होता है p बटा h हमेशा, है ना। अब ये कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाली बात है? अरे नहीं, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बेटा, ये बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर ये अनुपात है तो उस अनुपात को बार-बार p बटा h बोलना पड़ता है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? साइन थीटा, है ना। अच्छा सर और बड़ा त्रिभुज बनाते तो क्या होता है? भाई कितना भी बड़ा त्रिभुज बना लो ना, इसी का इस्तेमाल कर त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके ही माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी गई है। किसी भी बहुत बड़ी बिल्डिंग की हाइट आप नीचे खड़े होकर नाप सकते हो त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके। तो ये मान हमेशा नियत होते, नियत मान होते, हाँ नियत होते, लेकिन जब तक कोण नियत है तब तक यह साइन थीटा का p बटा h का जो मान, तो बड़ा त्रिभुज लो, छोटा लो, बहुत छोटा लो, बहुत बड़ा त्रिभुज लो, p बटा h का मान वही आएगा। इसी प्रकार b बटा h जो है बेटा इसे हमने cos थीटा मान दिया। क्या नाम दे दिया? cos थीटा। और p बटा b जो था इसे tan थीटा नाम दे दिया। तो यहाँ हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। ठीक है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। तो सर क्या इनके अलावा भी कुछ अनुपात पॉसिबल है? हाँ बेटा देख, तुम्हारे पास 3 भुजाएं हैं तो उनमें p बटा h तुमने दो मतलब तुम दो की पेयर बना लो, जोड़ी बना ली। एक बार इन दोनों की जोड़ी बनाई, एक बार इन दोनों की जोड़ी बनाई, फिर उसके बाद में इन दोनों की जोड़ी बना ली। अब ये जोड़ी तो बन गई, इसके साथ ही साथ p बटा h जो था उसे मैं h बटा p लिखता हूं, उल्टा लिख दिया, तो इसको हमने नाम दे दिया कोसेक थीटा। इसी प्रकार से बेटा जब h बटा b लिखा तो इसको मैंने नाम दे दिया cos को दे दिया, cos के उल्टे को नाम दे दिया sec थीटा, और जो tan था वहां पर p बटा b था, हमने b बटा p को cot थीटा नाम दिया। क्लियर है कहानी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। अब इसे याद करने के लिए हो सकता है कक्षा 10वीं में आपने बहुत सारे नए प्रकार की चीजें इजाद की होगी, इसको कैसे रख ले हम ना, तो जैसे कुछ बातें मैं भी बता देता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है p b p h h b ना, तो इसको ऐसा याद रख सकते हैं, साइन cos tan, और ये ऊपर वाले जो लिखा हुआ है ऐसा रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद, p से पंडित, d से बद्री, t से प्रसाद, हर हर भोले। या इसको ना कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं भारत पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर? तो ऐसे भी चीजें याद रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे याद रख लो बेटा। अच्छा, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात मैं बोलने जा रहा हूं। देखो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका फील क्लास 11 से ही आपको 100% आना चाहिए। क्या कि जो साइन थीटा होता है इसमें जो साइन है उसका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। साइन ये बताता है कि p बटा h लेना है तुम्हें, साइन क्या बताता है कि तुम्हें p बटा h लेना है, लेकिन किस त्रिभुज में या किस कोण के लिए लेना है वो तो खुद कोण बताएगा ना यार। तो कभी भी साइन अकेला, कॉस अकेला, tan अकेला नहीं लिखा जा सकता। जो लिखा जा सकता है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, है ना। ऐसा कुछ समझो कि थीटा जो है ना, थीटा का अकेले का अस्तित्व संभव है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं 30 डिग्री हूं तो 30 डिग्री यहां से यहां तक मैं 30 डिग्री हूं, तो मेरे पे साइन लगाओ, कॉस लगाओ, tan लगाओ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, 30 डिग्री हूं यार, ये मैं खुद का अस्तित्व है, 30 डिग्री हूं मैं।
लेकिन अगर मान के चलो तुम साइन हो तो तुम साइन अकेले कहीं नहीं घूम सकते, कॉस अकेला कभी नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि ये तो बताता है कि सर हाँ अनुपात है, लेकिन किस कोण का अनुपात है ये भी तो पता करना पड़ेगा तुम्हें। तो जैसे तुम 30 डिग्री हो, है ना, मैं 30 डिग्री था सॉरी, तो तुम साइन हो तो तुम अकेले कहीं भी घूमोगे भटकोगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तब तक तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बनेगा, है ना। जब तक हम तुम्हें ज्ञान नहीं देंगे कैसे नीट निकलेगा। तो वैसी ही बात है ना, अगर मैं थीटा हूं तुम साइन हो, तो तुम जब मेरे साथ आए तब हमने मिलकर कुछ नई चीज बनाई, है ना। और मैं अकेला तो नहीं भाई, मैं तो थीटा हूं, मेरा मान तो ही हमेशा क्लियर है कहानी, है ना। तो साइन अकेला, कॉस अकेला, tan अकेला कहीं नहीं जा सकता। ऐसा याद रखो, तुम साइन कॉस tan हो और मैं थीटा हूं। तुम जब मुझसे मिलोगे तभी तुम्हारा कुछ अनुपात आएगा और तुम्हारी कुछ वैल्यू बनेगी इस दुनिया में। तो देखो बेटा, ऐसा पाया गया कि सर जब मैं थीटा का मान कुछ एक फिक्स वैल्यू ले लूं, जैसे आप बता रहे थे, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर थीटा का मान 30 डिग्री ले लिया, तो 30 डिग्री के लिए मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा। तो यहां पर T आएगा, H आएगा और B आएगा। तो अब मैं त्रिभुज चाहे कितना भी बड़ा बनाऊं, कितना भी छोटा बनाऊं, यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P, है ना, लंब बटे कर्ण जो होगा वह हमेशा एक फिक्स वैल्यू होगी। तो ये जो फिक्स वैल्यू आ रही है, इनको हमने सोचा कि याद कर लेते हैं यार, ये जितने भी फिक्स वैल्यू हैं सबको याद कर लेते हैं। और अब ऐसे तो सर हर एक कोण की वैल्यू याद करना पड़ जाएगी, नहीं, हमने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट से कोण या जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका अनुपात जो है, मतलब साइन, कॉस और tan जो है वो हम याद कर लेंगे, है ना। और इसे याद करने से रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बेटा, अगर एक याद हो गया तो बाकी सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, जैसे हम समझते एग्जांपल के थ्रू कि सर हमने यहाँ पे 30 डिग्री बोला, तो यहाँ पे साइन 30 आएगा, तो साइन 30 कितना बेटा, P बटा H। तो तुम त्रिभुज चाहे जितना छोटा ले लो, जितना बड़ा ले लो, यहाँ पर ये जो मान है वो हमेशा 1/2 ही आएगा, P और H का अनुपात हमेशा 1/2 आएगा। तुम चाहो तो कॉपी में त्रिभुज बनाकर भी देख लो 30 डिग्री पर, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही मैं अलग अलग कोण के लिए अलग अलग अनुपात साइन के प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसे ही हम कॉस के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर आपने बोला 30 डिग्री के लिए ये मान है 1/2, तो सबसे छोटा मान कितना हो सकता है ये निकालते हैं हम एक बार सोचते हैं कि अगर मुझे साइन 0 डिग्री के लिए मान निकालना होता, मतलब मेरा थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तब सोचो 0 डिग्री थीटा कैसे संभव है। सर 0 डिग्री तब संभव है जब ये वाली अगर मान लो आधार है और ये कर्ण है, तो अगर सर यहाँ पे कर्ण इतना होता तो कुछ कोण 30 डिग्री बनता और 60 डिग्री बन गया, अब 0 डिग्री कम करो कम करो कम करो कम करो, ये बन गया 0, ये दोनों एक ही क्षैतिज में आ जाए या दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री बन जाए। जब यहाँ पर बना देते हैं हम, यहाँ पर ये आपका बेस हो जाए, आधार हो जाए और ये कर्ण हो जाए, तो इसमें लंब क्या आया, P तो आएगा ही नहीं सर। अगर दो रेखा एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है तो इनके बीच में यहाँ पर परपेंडिकुलर तो कुछ नहीं आएगा, लंब तो शून्य हो गया। तो साइन होता है सर P बटा H, तो P तो शून्य हो गया, तो साइन 0 0 हो गया। क्लियर है बात बेटा, है ना। ऐसे ही हम कॉस के लिए मान सोचते हैं और ऐसे ही हम tan के लिए। तो इसमें कुछ एकदम बहुत महत्वपूर्ण सी बातें मैं बता रहा हूँ, याद रखेंगे सभी बच्चे कि जो साइन थीटा का मान है बेटा, वह साइन थीटा का जो मान है वह -1 से 1 के मध्य ही होता है ना। साइन थीटा का मान लिख लो कॉपी में, है ना। ये बात तो कोटा 3-3 साल बच्चे पढ़कर चले जाते हैं, फिर उनको बेसिक सी बातें भूल जाते हैं, एग्जाम देने जाओगे यही ऑप्शन में मिलेंगे और तुम ऑप्शन टिक करके आ जाओगे ना। ऐसा नहीं करना है तुम्हें, क्लियर है ना। पिछले 5-6 साल से कोटा में जब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे तो ये गलती करके आ जाते हैं, है ना। कुछ मान निकालेंगे, कुछ वैल्यू निकालेंगे और कुछ आंसर आ गया तुम्हारा, जैसे उन लोगों ने निकाल लिया कि साइन थीटा बराबर 2 आ गया, तो मुझे ये तो तुझे पता होना चाहिए तुम्हारा आंसर गलत आया है, साइन थीटा 2 संभव ही नहीं है, ये तुम्हारा आंसर गलत था, फिर भी तुम आंसर टिक करके आ जाओगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, इससे आपकी रैंक हजारों ऊपर नीचे हो सकती है और डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह सकता है। देखो तो यहाँ पर जो साइन थीटा उसका मान -1 से 1 के बीच ही होता है। कॉपी में लिख लो, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं होता और -1 से छोटा नहीं होता। ये जो मैंने बात बोली बेटा, इसको हम इस प्रकार से चिन्हित करेंगे। देखो साइन थीटा छोटा होगा मतलब कि यहाँ पर ये ऐसा चिन्ह लगाते हैं छोटे के लिए, या बराबर हो सकता है 1 के। इसी प्रकार से साइन थीटा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है -1 से, है ना। तो -1 से बड़ी वैल्यू आएगी हमेशा और 1 से छोटी आएगी ना। इसको ऐसा समझो बेटा कि मान के चलो एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यूज है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, कुछ ना कुछ यहीं पर ही आंसर्स आएंगे तुम्हारे। इसी प्रकार से कॉस की जो वैल्यूज है ना बेटा, वह भी 1 और -1 के बीच ही आएगी, लेकिन tan थीटा की जो वैल्यूज है वह अनंत से, है ना, मतलब वो वैल्यू प्लस में अनंत और माइनस में अनंत कहीं तक भी हो सकती है। अब ये सर अनंत क्या होता है और ये यही क्यों आ रही है, ये दो बातों का जवाब हम ढूंढते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं अनंत क्या होता है। बेटा ये अनंत को हम बोलते हैं कि यह परिभाषित नहीं है ये चीज, और ये असल में होता है 1/0। कहीं पर भी अगर मैं अनंत लिखूंगा तो 1/0, गणित वालों के हिसाब से आप किसी भी चीज को शून्य से भाग नहीं दे सकते हो, 1/0 कुछ नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये शून्य, ये अनंत क्या है, 1/0 से माइनस अनंत क्या हो जाएगा, -1/0। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक नंबर लाइन थी, इस पर तुम शून्य पे खड़े हुए, तुम चलते जाओ तुम बहुत बड़ी वैल्यू तक पहुंच गए तो वो अनंत कहलाएगा। इसी प्रकार से इधर चलते जाओ नेगेटिव साइड बहुत बड़ी वैल्यू तक पहुंच गए तो वो माइनस या ऋणात्मक अनंत कहलाएगा। तो ये अनंत का मतलब होता है। अब सर ये वैल्यूज ऐसे कैसे आपको पता चली, यही होती है। देखो बेटा साइन थीटा असल में क्या होता है, साइन थीटा होता है P बटा H। अच्छा अब ऐसा सोचो कि क्या कभी मेरे पास जो लंब है वो कर्ण से बड़ा हो सकता है। ऐसा त्रिभुज पॉसिबल भी नहीं होगा जिसमें जो लंब है वो बड़ा हो जाए कर्ण से। बना के बताता हूं मैं तुम्हें। देखो यहाँ पर ये बेस हो गया, यहाँ पर मेरे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस कर्ण है। तो बेटा कर्ण हमेशा बड़ा होगा लंब से, चाहे जो हो जाए। मतलब कि ये जो चीज है ये 1 से बड़ी नहीं हो सकती, अनुपात है ना। तो ये ऊपर हमेशा छोटा नंबर आएगा, नीचे हमेशा बड़ा नंबर आएगा, तो छोटा नंबर बटा बड़ा नंबर हमेशा 1 से कम होगा। इसी प्रकार कॉस के भी लिख सकते हैं, b बटा h होता है, तो यहाँ पर जो बेस होगा वो हमेशा छोटा होगा कर्ण से। ये कैसे बोल पा रहे हैं आप, पाइथागोरस का प्रमेय भी लिख सकते हैं, h स्क्वायर जो होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो h होगा हमेशा बड़ा होगा p से और b से। तो सर यहाँ पर tan थीटा के लिए क्या कर सकते हैं, आपने अनंत क्यों बोल दिया। देखो यार ये है p और ये है b। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर तो कितना भी बड़ा हो सकता है और बेस कितना भी छोटा हो सकता है। इनका आपस में जब अनुपात लेंगे तो अनुपात बहुत बड़ा नंबर भी आ सकता है, बहुत छोटा नंबर भी आ सकता है, ठीक है। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हाइपोटेनस कर्ण है ना, वो हमेशा बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी ना। चाहो तो लिख लो कॉपी में, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो अगर ये सब कुछ चक्कर तुम्हें समझ में आया तो अब मैं तुम्हें कुछ मानक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होता है वो बता देता हूं बेटा। तो देखो अगर मान के चलो मेरे पास कोण 0 डिग्री है तो sin 0 0 होता है। ये मान आपने क्लास 10th में भी याद जरूर किए होंगे ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। sin 0 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है। इसी प्रकार से sin 60 जो होता है बेटा वो √3/2 होता है और sin 90 1 होता है। अब cos के लिए देखते हैं तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जो sin 0 था वो cos 90 बन चुका है
और जो साइन 90 था वो कॉस 0 बन चुका है, साइन 30 जो था वो कॉस 30 बन चुका है, साइन 60 जो था वो कॉस 30 बन चुका है ना। मतलब कि यहाँ पर ये चीज हम कल की क्लास में देखेंगे एसीएसटी रूल में कि यहाँ पर अगर दो कोण का योग 90 डिग्री हो रहा है तो उसमें साइन और कॉस का मान बराबर होता है। जैसे ये देखो, एक है 30 एक है 60, तो अगर मैं साइन 30 लिया तो कॉस 60 दोनों का मान बराबर होगा। ये 30 प्लस 60 जो होता है बेटा वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने तो यहां तक याद किया था 90 डिग्री तक, इसके आगे क्या लिखा हुआ है उसे भी बताते हैं। उससे पहले हम tan की वैल्यू देख लेते हैं। tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं? tan जो होता है बेटा tan थीटा, यह असल में होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। sin थीटा का मान क्या होता है सर? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का मान कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ने हाइपोटेन्यूज को मार दिया, कर्ण ने कर्ण को मार दिया, p बटा h बटा 4 और p बटा h क्या होता है? tan थीटा। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा ही होता है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को भाग दूं तो 0 बटा 1 0 होगा, यह है 1 बटा रूट 3 है ना बेटा, कितना 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3 का अगर आप भाग दो रूट 3 बटा 2 से इन दोनों का भाग दो तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, एक बार करके बता देता हूं मैं तुम्हें। देखो 1 बटा 2 का भाग दे रहे हो रूट 3 बटा 2 से, तो यहाँ पर 2 से 2 तो कट जाएगा बेटा और ये बचेगा 1 बटा रूट 3, तो यहाँ पर वही मान आया tan 30 का। इसी प्रकार से tan 45 जो होगा बेटा वो sin 45 बटा cos 45 कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा। और अब जब मैं tan 60 डिग्री का मान लिखूंगा तो वैसे ही इन दोनों को जब मैं भाग दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ रूट 3 बचेगा। इतना चमकता है सभी को जोरदार तरीके से। अब महत्वपूर्ण बात यह है, यह अनंत कैसे हुआ, यह परिभाषित कैसे नहीं है। देखो अगर मैं साइन देखूं 90 डिग्री पर तो 1 है और कॉस देखो बेटा तो 0 है, तो क्या बनेगा जब इनका अनुपात लूंगा? तो सर ये बनेगा यहाँ पर 1 बटा 0, 1 बटा 0। तो सर 1 बटा 0 क्या होता है? अनंत होता है। इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया बेटा आपको कि गणित की भाषा में 1 बटा 0 परिभाषित नहीं है, तो इसीलिए इसे हमने लिख दिया अनंत या यह परिभाषित नहीं है। इसे अनंत को ऐसे दो गोले छोटे छोटे गोलों से चिन्हित करते हैं, ऐसा एक गोला और एक ऐसा गोला है ना, ये इसका चिन्ह है अनंत का। अच्छा सर ये सारे मान क्या लिखे हैं? देखो यार अब जरूरी नहीं है कि क्लास 10 में हमने 90 डिग्री तक पढ़ा तो उसके आगे कुछ कोण नहीं होते, इसके आगे भी कोण होते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा आगे की पूरी कहानी। अभी मैं आपको एक बहुत जानदार ट्रिक से 120, 145, 150 और 180 के मान चुटकियों में याद करवा रहा हूं। देखो असल में क्या हो रहा है बेटा, यहां पर ये 90 डिग्री का पड़ाव पार करने के बाद में जो मान इधर थे ना वही मान उधर भी जा रहे हैं। जैसे देखो यहां पर अगर मान के चलो मैंने पूछा तुमसे 120 डिग्री का मान बताओ, तो साइन के एक इधर कितना मान था सर? रूट 3 बटा 2। तो देख इधर भी कितना मान है? रूट 3 बटा 2। आया मजा? साइन 120 रूट 3 बटा 2 याद हो गया। इसी प्रकार से एक छोड़कर इधर कितना था? 1 बटा रूट 2। तो 90 डिग्री को मैंने पड़ाव माना है ना, या इसको कांच जैसा मान सकते हैं ना। कांच या मिरर में क्या होता है भाई, तुम जितनी दूर कांच से खड़े होते हो तुम्हारा प्रतिबिंब उतनी दूर बनता है। तो यहाँ पर तुमने एक डब्बा छोड़कर यहाँ पे माने 1 बटा रूट 2, तो यहाँ भी एक डब्बा छोड़कर मानूंगा 1 बटा रूट 2। यहाँ 2 डब्बे छोड़कर माने 1 बटा 2, यहाँ भी 2 डब्बे छोड़कर माने 1 बटा 2। यहाँ पर 1 2 3 डब्बे छोड़कर माने 0, यहाँ भी 1 2 3 डब्बे छोड़कर माने 0। ऐसे ही नीचे भी देख लो कॉस में सर यहाँ पे पहले डब्बे माने 1 बटा 2, यहाँ 1 बटा 2, यहाँ 1 छोड़ के 1 बटा रूट 2, यहाँ 1 छोड़ के 1 बटा रूट 2, फिर यहाँ पर रूट 3 बटा 2 कितने छोड़कर 1 2 डब्बे छोड़कर। तो यहाँ भी सर ये एक पड़ाव है, ये एक कांच है, 2 डब्बे छोड़कर रूट 3 बटा 2 आ गया। यही सब tan के लिए भी होगा, लेकिन एक छोटा सा चक्कर है इसमें। देखो यही हो रहा है सब जगह, लेकिन इस सब में एक छोटा सा चक्कर है कि यार cos और tan के लिए 90 से 180 डिग्री में जो मान आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, ऋणात्मक आते हैं। ठीक है, ये क्यों आते हैं अभी कल की क्लास में एसीएसटी रूल जब हम पढ़ेंगे, एएसटीसी रूल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। क्लियर है बेटा, है ना? तो ये कुछ मान है जो आपको थोड़ा बहुत याद रखने पड़ेंगे। इसमें यही याद करवा दिए, ये वाले याद रख लो थोड़ा बहुत, उससे सब कुछ अपने आप बन जाता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, या इससे ही जुड़ी और महत्वपूर्ण बातों की तरफ, है ना? कुछ सवाल भी करेंगे क्विज के रूप में, लेकिन उससे पहले बस एक दो सूत्र मैं आपको बता देता हूं। ये भी क्लास 10 के ही सूत्र है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो हम अगली क्लास में sin a + b cos a + b वाले करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब अभी तक हमने जो सब कुछ पढ़ा उसके आधार पर कुछ क्विज के बढ़िया सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। क्विज टाइम। देखो बेटा पहला सवाल आपके सामने, आइए इन सवालों के जवाब जान लेते हैं हम। पहला सवाल कहता है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? पहला है sin थीटा बराबर -1 बटा 5। तो क्या सर यह सत्य है या असत्य है? हम समझते हैं, हमने देखा कि सर sin का मान जो था, है ना, टेबल में भी हमें समझ में आई थी बातें कि सर sin का अधिकतम मान जो है वो 1 जा रहा था और न्यूनतम -1 जा रहा था, है ना, वो -1 से 1 के बीच ही होगा हमेशा। तो ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। अच्छा सोचो -1 बटा 5 का आएगा सर, वो तो यहाँ कहीं बीच में आएगा, तो बिल्कुल ये बात तो सत्य है। आगे बढ़ते हैं, cos थीटा 1, cos थीटा, हाँ सर cos थीटा 1 होता है 0 डिग्री के लिए, तो ये बात भी सत्य होगी। चलो अगला देखते हैं, सर sec थीटा 1 बटा 2, ये तो मुझे आता ही नहीं। चलो छोड़ो अभी के लिए, tan थीटा सोचो, tan थीटा 20 डिग्री 20 हो सकता है क्या? हाँ सर, tan थीटा का मान अनंत से मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है, तो यह 20 संभव है, तो ये बात तो सत्य हो गई। वाह, तो जो असत्य है वो सी वाला बचा, है ना। तो ये मैंने चालाकी से देख लिया कि सर 2-3 ऑप्शन सत्य है और एक जो बचेगा अपने आप असत्य हो जाएगा, मेरा आंसर सी हो गया। लेकिन फिर भी एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि क्या वाकई में बात सच भी है। देखो बेटा, cos का मान जो था, है ना, cos का मान क्या सोच रहा हूं कि जब मैं sec थीटा सोचना है तो cos थीटा का जो मान है वो हमने देखा था सर 1 से -1 के बीच ही होगा। अगर मुझे अब sec थीटा का मान ज्ञात करना है तो sec थीटा वाकई में क्या होता है बेटा? ये उल्टा होता है cos का, 1 बटा cos थीटा होता है। तो यार अगर मेरे पास cos थीटा की वैल्यूज हमेशा -1 से 1 के बीच में रहने वाली है, मतलब 1 से छोटी रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 5, है ना, या इसके अलावा जो हमने मान भी लिखे थे √3 बटा 2, तो ये सब मेरे लिए संभव है। अब इन सब का इनवर्स, इन सबको पलटे कर दूं तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, ये बचेगा 5, ये बचेगा 2 बटा √3। तो यार ये सब मान हमेशा हमेशा 1 से बड़े ही आएंगे। 0 से -1 के बीच में बेटा मेरे पास कोई भी नंबर है तो वो दशमलव में होगा। अगर मैं उसको पलटा दूंगा, वो फ्रैक्शन है, उसे अगर मैं पलटा दूंगा, रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो वो 1 से बड़ा बनेगा हमेशा। एग्जांपल हमारे पास ये सारे। तो यहाँ पर जो sec थीटा है ना बेटा, वो हमेशा याद रखना 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है, इसलिए ये असत्य कथन हुआ। कॉपी में लिख लो, sec थीटा का मान जो होगा वो 1 से बड़ा होगा हमेशा। इसी प्रकार अगला सवाल समझ लेते हैं हम। बढ़िया सवाल। सवाल में बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या जिसमें 15 सेंटीमीटर का चाप केंद्र पर 3/4 रेडियन का कोण बनाता है। तो बेटा तुम्हें कोण दिया गया है 3/4 रेडियन। साथ ही साथ बोला है सर कि यहाँ पर जो चाप है
देखो बेटा, ऐसा हमको बेसिक चीजें हर जगह प्रैक्टिस करनी है। सवाल में क्या दिया, लिख लो पहले, फिर सवाल सॉल्व करना शुरू करो। 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये सोचो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा सूत्र है जिससे हम कोण, चाप और यहाँ पर की त्रिज्या के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, L बराबर r थीटा होता है। तो L क्या है? L होता है सर चाप ना, ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या ज्ञात करनी है। कोण कितना है? कोण है 3/4। तो बेटा 3/4 को नीचे लिया, ये हो जाएगा सर 15/3/4 बराबर हो गया त्रिज्या। तो ये जो 4 है इसे पलटी खिलाकर ऊपर ले जाओ और 15 के गुणा में रख दो बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा 15 × 4/3 बराबर r हो जाएगा। तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, मतलब आ गया 20 सेंटीमीटर। तो r का मान या जो त्रिज्या आ गई वो 20 सेंटीमीटर सही जवाब होगा। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर सेंटीमीटर आना चाहिए था बेटा? क्योंकि मैंने जो चाप है वो भी सेंटीमीटर में रखी थी। थीटा का मान तो थीटा का मात्रक तो वैसे ही रीडियंट है, तो इन दोनों की मात्रक समान होनी चाहिए। क्लियर है छोटी सी कहानी? ठीक है बेटा, चलो। तो अब हमने जितना पढ़ा उसको एक बार 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे और उसमें एएसटीसी रूल और भी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करेंगे त्रिकोणमिति के। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्लास में हमने समझा था कि कोण क्या होता है ना। कोण अगर आप घड़ी की दिशा में घुमा रहे हो तो वह नेगेटिव होता है ना, और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहे हो तो वो पॉजिटिव होता है। फिर साथ ही साथ हमने समझा था कि कोण मापते हैं तो उसके दो मात्रक है महत्वपूर्ण, एक डिग्री और एक रेडियन। अगर मुझे डिग्री से रेडियन जाना है, रेडियन से डिग्री जाना है, तो क्या समझा था कि सर पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180/पाई डिग्री के। और इसी प्रकार से एक डिग्री किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा पाई/180 रेडियन के। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आसानी से डिग्री से रेडियन ना, अगर मुझे रेडियन से डिग्री जाना है तो पाई/180 का सॉरी 180/पाई गुणा कर दूंगा, और डिग्री से रेडियन जाना है तो यहाँ पर पाई/180 का गुणा कर सकते हैं। क्लियर है कहानी? तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देखे, sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, और उनके मान कितने कितने होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ अब आज की क्लास में हो चुका है। आप क्लास खत्म करने के बाद में होमवर्क कर सकते हैं, जो आपको ऐप में ही दिखाई देगा। जहां पर क्लास खत्म होती है बेटा, जहां से क्लास देखते हुए इनफैक्ट वहां पर एक होमवर्क का भी टैब होता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप हर क्लास का होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करेंगे त्रिकोणमिति के, और एसीएसटी एएसटीसी नियम भी पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ा मैंने एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।